हेलो दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत सीपीयू का टॉपिक लिया है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अपना कॉपी कलम पकड़कर तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपीयू का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह सीपीयू है? अगर मैं कहूँ यह सीपीयू नहीं है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर यह बॉक्स अंदर से खाली हो तो हम उसे कैबिनेट, चेसिस या कंप्यूटर केस कहेंगे। लेकिन अगर इस बॉक्स के अंदर सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हों तो हम इसे सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर टावर या बेस यूनिट कहेंगे। अब इसी सिस्टम यूनिट के अंदर ही मदरबोर्ड स्थित होता है, जो कि मदरबोर्ड के अलग अलग नाम आपके सामने दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या तो प्लानर बोर्ड। हमें मदरबोर्ड के अंदर स्थित सीपीयू के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब सीपीयू के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम और अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाया गया है। सेंट्रल प्रोसेसर या तो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या कोर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है या लॉजिक चिप भी कहते हैं। अब हम सीपीयू के कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। यह कैसे काम करता है? हम सब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वह प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। तो इनके कार्यप्रणाली के बारे में आप लोग देख लीजिए। सीपीयू कैसे काम करता है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सीपीयू के भाग। सीपीयू के कौन कौन भाग होते हैं? मुख्यतः ये 3 भाग होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या तीसरा मेमोरी यूनिट। अगर आपको सीपीयू के ये भाग समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीपीयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट को देखते हैं। यह कंप्यूटर के प्रत्येक उपकरणों को नियंत्रित करता है और सभी कार्य प्रक्रियाओं का अनुक्रम बनाता है तथा कार्य को पूरा करता है। यह प्रणाली को निर्देशित करता है लेकिन डेटा प्रोसेस नहीं करता है। इसे कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र यानी अंग्रेजी में कहेंगे नर्व सेंटर या मस्तिष्क कहा जाता है। अगर परिभाषा समझने में आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम होता है डाटा रिसीव करना, उन्हें प्रोसेस के लिए भेजना, प्रोसेस किया हुआ डाटा को स्टोर करने के लिए भेजना। इसके अलावा काम को पूरा करना भी होता है। इस तरह कंट्रोल यूनिट कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है पूरे उपकरणों पर नियंत्रण करना कि डाटा कहाँ से प्राप्त करना है, डाटा को कहाँ भेजना है। इस तरह कंप्यूटर सीपीयू का अगला भाग है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है। इसका परिभाषा मैंने लिखा है। एएलयू को 2 भागों में एयू तथा एलयू में बांटा जाता है। एयू का मतलब होता है अरिथमेटिक यूनिट तथा एलयू मतलब
लॉजिकल यूनिट। एयू का काम होता है जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना, और दूसरी तरफ एलयू का काम होता है तार्किक कार्य, यानी बड़ा, छोटा, बराबर आदि। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एएलयू को दो भाग में बांटा गया है, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि प्लस, माइनस, गुना, भाग, मतलब गणितीय संक्रियाओं का हल करना, और लॉजिकल यूनिट मतलब बड़ा, छोटा, बराबर, इनका तार्किक बताना। सीपीयू का अगला भाग है मेमोरी यूनिट, यानी एमयू। मेमोरी यूनिट का कार्य डेटा और निर्देश को स्टोर करना और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को उपलब्ध कराना होता है। इसके दो भाग होते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इसके अंतर्गत रैम, रोम और कैश मेमोरी आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड एचडीडी, एसएसडी, सीडी या डीवीडी, यूएसबी आते हैं। इसके अलावा और भी मेमोरी मौजूद होते हैं, जैसे रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज और सबसे छोटा होता है जो सीपीयू के अंदर स्थित होता है। इसके बाद कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है, जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को तेज़ी से उपलब्ध कराती है। रैम भी एक मेमोरी है जो कि सबसे धीमी, सबसे बड़ी और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जहां सभी प्रोग्राम और डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। और हाँ, ये तीनों मेमोरी भूलने में बहुत माहिर होते हैं। ज़्यादा समय तक डाटा को याद नहीं रख पाते हैं। जैसे ही कट जाती है तो ये अपने मेमोरी से डाटा को खो देती है। मैंने आप लोगों के सामने इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग देख सकते हैं, सीयू का यानी कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि डाटा रिसीव करना और मॉनिटर करना, साथ ही डाटा को कहाँ भेजना है, यह सभी इसी के माध्यम से किया जाता है। आप देख सकते हैं, अगर एएलयू को कोई डाटा प्रोसेस करना हो तो वह सबसे पहले रजिस्टर से संपर्क करता है। अगर रजिस्टर में डाटा मौजूद नहीं हो तो कैश मेमोरी से संपर्क करता है। अगर डाटा वहाँ भी मौजूद ना हो तो रैम से डाटा लेता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ग्रीन एरो से मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि जब प्रोसेस किया हुआ डाटा को कैश मेमोरी में रखता है और ज़रूरत पड़ने पर कैश मेमोरी भी रैम में रखा जाता है। रजिस्टर का मुख्य काम होता है एएलयू के लिए तुरंत डाटा उपलब्ध कराना। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मेमोरी यूनिट का स्पीड और साइज क्या है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सीपीयू के सबसे नज़दीक में, यानी प्रोसेसर के सबसे नज़दीक में रजिस्टर होते हैं, जो कि सबसे तेज होती है। जिस मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होते जाता है उसकी गति धीमे होते जाती है, और जिस मेमोरी का आकार छोटा होता है उसकी गति सबसे तेज होती है। इसे आप देख सकते हैं, रजिस्टर का स्पीड सबसे ज़्यादा है, उससे कम कैश मेमोरी का होता है, उसके बाद मेन मेमोरी यानी रैम का। इस तरह आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोर और थ्रेड्स क्या होते हैं। प्रोसेसर के अंदर अगर 2 कोर हो तो डुअल कोर कहते हैं, अगर 4 कोर हो तो उसे क्वाड कोर कहते हैं, 8 कोर हो तो उसे ऑक्टा कोर कहते हैं, अगर
प्रोसेसर के अंदर 8 कोर से अधिक हो तो उसे मल्टी कोर के नाम से जाना जाता है। थ्रेड्स कोर का ही भाग होता है, लेकिन ये फिजिकल रूप में मौजूद नहीं होते हैं। ये थ्रेड्स का काम होता है कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाना। थ्रेड का काम होता है थ्रेड कोर के अंदर ही अपने काम का बंटवारा कर लेता है और ये फिजिकल रूप में मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये काम फिजिकल रूप जैसे करता है। चलिए आगे देखते हैं। इन सब प्रोसेसर को बनाने वाले कंपनी और प्रोसेसर का नाम। सबसे प्रचलित कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन, जो कि प्रोसेसर बनाती है। इसके अलावा AMD है और एप्पल इंक। इसी तरह से आप पूरे लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। CPU जो काम करता है उसको मापने का भी कोई इकाई होता है, जिसे मैंने यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। सबसे पहला क्लॉक स्पीड होता है, जिसका इकाई होता है गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा और भी बहुत सारे इकाई होते हैं जो कि CPU का स्पीड मापता है। आप इस लिस्ट में पूरे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर को मैंने यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप लोग देख सकते हैं कि इंटेल कोर i9 14900K ये जो है इंटेल कॉरपोरेशन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो कि 24 कोर और 32 थ्रेड से बना हुआ है। इसके क्लॉक स्पीड हैं 6 गीगाहर्ट्ज़, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा AMD Ryzen 9 9950X3D, इनके 16 कोर और 32 थ्रेड्स हैं। इनके क्लॉक स्पीड हैं 5.7 गीगाहर्ट्ज़, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसी तरह एप्पल M3 Max है, जो कि 16 कोर और 32 थ्रेड्स और इनके साथ 40 कोर GPU होते हैं, जो कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। के चिपसेट 3 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी इसमें पाया जाता है। इस तरह CPU का थ्योरी क्लास यहीं समाप्त होता है। चलिए अब थ्योरी के बाद MCQ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? यहाँ आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेसर है या प्रोसेसिंग यूनिट है। ए है CPU, B मेमोरी, C ग्राफिक कार्ड और D मदरबोर्ड। जो कि हमने अभी भी पढ़ा है कि प्रोसेसर CPU को ही कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है A CPU। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? हमने CPU के अंतर्गत भागों के बारे में देखा था, जो कि थे ALU, MU और CU। यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं ALU जो है ये CPU का भाग होता है। अगला सवाल, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? ALU के द्वारा, CU के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? हमने पढ़ा था अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट काम होता है ALU, जो कि प्रोसेस करता है। तो इसका सही जवाब होगा ALU। अगला सवाल देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसे भी हमने पढ़ा था। इसका सही आंसर है D CPU। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। क्या रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है? हाँ, यह भी सही है।
कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। यह भी सही है। अब देखिए, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये गलत है। हाई स्पीड तो होते हैं लेकिन सीपीयू के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का एक प्रकार है? सीडी, डीवीडी, कीबोर्ड, क्या यह मेमोरी का प्रकार है? अगला है एसएसडी, एचडीडी, ओएस, क्या यह मेमोरी का प्रकार है? नहीं। हमने पढ़ा था रजिस्टर, कैश और रैम, यह मेमोरी के प्रकार है। तो सही जवाब होगा सी, रजिस्टर, कैश और रैम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? इसे भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो मेमोरी प्रोसेसर के सबसे नज़दीक हो वह सबसे तेज़ होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर के सबसे नज़दीक में रजिस्टर होते हैं, इसलिए सही जवाब होगा बी, रजिस्टर। अगला सवाल है, मल्टी कोर प्रोसेसर किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था कि 8 कोर से ज़्यादा जितने भी कोर होंगे मल्टी कोर कहलाते हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा सी, ऑक्टा कोर से अधिक। अगला सवाल है, कोर i5, पेंटियम, सेलेरॉन, स्नैपड्रैगन, हेलियो, एक्जिनोस, किरिन, ये सभी प्रकार क्या हैं? क्या यह मदरबोर्ड के प्रकार हैं? क्या यह प्रिंटर के प्रकार हैं? क्या यह स्मार्टफोन के प्रकार हैं या फिर प्रोसेसर के प्रकार हैं? ये सभी प्रोसेसर के प्रकार हैं। सही जवाब है ए, प्रोसेसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप में मौजूद नहीं है? सीपीयू जो है, क्या यह भौतिक रूप में मौजूद है? हाँ, ये भौतिक रूप में मौजूद है। कोर भी भौतिक रूप में मौजूद है, चिपसेट भी भौतिक, लेकिन थ्रेड जो है ये भौतिक रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन ये कोर के आंतरिक भाग में ही स्थित हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, थ्रेड। चलिए आज हम लोग यहीं अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ सारे क्लास नोट उपलब्ध करूँगा। थैंक यू।